सबत कितनी देर से गुसल खाने में बेसुरे अंदाज में बावाज़ बुलंद गाया जा रहा था। पता नहीं कौन सा गाना था, शायद कोई बहुत पुराना गाना। रक्ष ने कान लगाकर गाने के बोल पर ध्यान देना चाहा, लेकिन एक तो सबत की बेढंगी आवाज़, ऊपर से पानी गिरने की आवाज़, समझ क्या खाक आता। बस इतना पता चल रहा था कि कोई राग अलाप रहा था। ये सबत की आदत थी। वो गुसल खाने में हमेशा ऊंची आवाज़ में गाता था। दूसरे लफ्ज़ों में वो गुसल खाने में नहाने नहीं जाता था, बल्कि अपनी गुलकारी का शौक़ पूरे करने जाता था। वो गुसल खाने में जाकर 1.5-2 घंटे से पहले बाहर नहीं आता था, और इसकी इस आदत से सभी घर वाले नाला थे। खसूसन रक्ष को सबत से बहुत चिढ़ थी। इस सबत का बस चले तो सारी उम्र ही बाथरूम में गुजार दे। तमाम घर वाले जब नहाने धोने से फारग हो जाएं तो सब इसे आखिर में गुसल खाने में जाना चाहिए। रक्ष इंतहाई कड़वा मुंह बनाकर कहती थी, अरे भाई, तुम तो हाथ मुंह धोकर सबत के पीछे पड़ गई हो। क्या है, अगर वो बाथरूम में कुछ देर अपने गाने का शौक़ पूरा कर लेता है तो। वसीम मुस्कुराते हुए कहता, अगर गाने का ऐसा ही शौक़ है तो छत पर चला जाया करे ना, या फिर पछवाड़े जाकर गला फाड़ लिया करे। लेकिन इस कार्य खैर के लिए गुसल खाने में जाकर डेरा डालना और दूसरे का जब्त आजमाने की क्या ज़रूरत है। वो मुंह टेढ़ा कर लेती थी। वैसे मेरे ख्याल में गुलकारी के लिए बाथरूम बेहतरीन जगह है। बस ये संजीदा सी सूरत बनाकर कहता, तुम्हें कुछ मालूम भी है तानसेन इतना बड़ा गुलकार कैसे बना? वो भी गुसल खान में बंद होकर पक्के राग गाया करता था। पक्के राग गाया करता था। या आंखों में साबुन चला जाता था, इसलिए गला फाड़ा करता था। रक्षा हरगिज़ कायल होने को तैयार नहीं थी। अरे बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें क्या मालूम कि इब्तिदा में हर बड़े आदमी ने तकलीफ़ें उठाई हैं, तभी नाम पैदा किया है। बकौल तुम्हारे तानसीन की आंखों में साबुन चला जाता था। देख लो, इसने मौसीकी में नाम पैदा करने के लिए। बस मुझे तानसीन की हिस्ट्री मत सुनाओ। हिस्ट्री मुझे हमेशा से बुरी लगती है। और सबत की आवाज़ मज़ीद ऊंची हो गई। एक ही मिसरे की तकरीर जारी थी, धड़कते दिल की तमन्ना हो, मेरा प्यार हो तुम। सबत। रक्ष ने आगे बढ़कर गुसलखाने का दरवाज़ा बजाया। धड़कते दिल की तमन्ना जवाबन सबत की आवाज़ ज़ाहिर कर रही थी कि इसने दरवाज़ा बजने का कोई नोटिस नहीं लिया। अंदाज़ा ऐसा था कि बजाने वाला खुद ही थक हार कर लौट जाएगा। और सबत, खुदा के लिए बाहर निकलो, मुझे भी नहा धोकर तैयार होना है। आपकी वो ऊंची आवाज़ में चीखने लगी थी। इसे वाकई अपनी दोस्त की तरफ जाना था। इसके यहाँ सालगिरह की तकरीब थी। 7 बजे का वक्त था और इस वक्त 6:30 हो रहे थे। सबत पूरे 5 बजे गुसलखाने में घुसा था और अब तक बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। रक्ष ने दोबारा दरवाज़ा बजाया। ऊंची आवाज़ में चलाने के अंदाज में खामोशी छाई थी, लेकिन महज लम्हों को। लम्हे बाद इसकी बेसुरी आवाज़ फिर से गूंज रही थी। सबत, मुझे देर हो रही है, मुझे आयमा की सालगिरह में जाना है, मुझे पहले नहाने दो, इसके बाद चाहे तो सारी उम्र गुजार लेना। वो चीखी। जवाब न दाद। वो उस समय तायाबा के कमरे में आ गई। तायाबा कागजात में उलझे हुए थे। इसके यूँ तूफ़ानी अंदाज में आने पर उन्होंने चौंक कर अपना झुका हुआ सर उठाया था। क्या बात है रक्ष बेटी, बहुत गुस्से में हो? उन्होंने बखौर रक्ष का लाल बबू का चेहरा देखा था और वाकत गुस्से में रहती थी। इसके माथे के बल कभी खुलते नहीं थे। खुदा जाने वो कब सबसे खफा रहती थी। हर वक्त बरहम। ज़रा सी बात मजाज के खिलाफ हो जाती तो इसका मुंह फूल जाता। वो घंटों खफा रहती, किसी से बात तक न करती, और अगर गुस्सा निकालने की आती तो वो लेकर चली जाती। न किसी का लिहाज, न किसी की परवाह। वो अगर कब मामला हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाता तो चीज़ें भी उठाकर इधर उधर पटक देती। इसकी इस आदत से शशि बहुत परेशान थी। लड़की साथ है और ऐसे तेवर। इसका गुस्सा पूरे ख़ानदान में मशहूर था। कुछ तो इसके मजाज की गर्मी और दूसरे लोग मिर्च मसाला लगाकर इसके किस्से बयान करते थे। एक की 4 लगाकर उन्होंने इसे मशहूर आलम कर रखा था। चची को इसकी बहुत फिक्र थी। कौन इतनी बदतमीज़ लड़की को ब्याहेगा? किसी को अपना सुकून बर्बाद करना है क्या? खुदा जाने क्या बनेगा इसका। इन्हें दिन रात यही फिक्र खाई जा रही थी। अभी बच्ची है, वो ज़रा कल आएगी तो खुद ही संभल जाएगी। ताई अम्मा इसकी तरफदारी करती। बच्ची है तो क्या दूसरों के कान काटेगी? यही उम्र होती है लड़कियों को ब्याहने की। लेकिन इसके मजाज की गर्मी और गुस्से के सबब कोई भी इसका तलबगार नहीं। क्या सारी उम्र इसे दर पर बैठाए रखूंगी? 1000 मरतबा समझा है इस लड़की को मिजाज ठंडा रख कर बात किया करे, और इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। सब ठीक हो जाएगा, ताई अम्मा तसल्ली देती। अरे कैसे ठीक होगा? ख़ानदान भर में इसका गुस्सा मशहूर है। लड़कों की माँ इसका नाम सुनकर यूँ कानों को हाथ लगा लेती हैं जैसे इसे कोई गुनाह सरजद हो गया। खुदा जाने कब सुधरेगी ये लड़की। शशि रूहानसी हो जाती। भाभी, आपको तो मालूम ही है ना वो शगुफ्ता की शादी वाला किस्सा? कौन सा किस्सा? ताई अम्मा चौंकी। साल भर पहले शगुफ्ता की शादी में अच्छा खासा तमाशा हो गया था। हुमायूं के सब रंग के कामदार जोड़े में रक्ष बेहद हसीन लग रही थी। भले वो वसीली सही, लेकिन खानदार भर में इसके हुस्न के चर्चे थे। बड़ी बड़ी गजाली आंखें, लंबी पलकें, खूबसूरत रंगत, बेहद लंबे बाल जो हमेशा से नीचे तक जाते थे। इसके इस हुस्न से घायल होकर अहमद इससे हाल दिल बयान करने की जसारत कर बैठा। अहमद शगुफ्ता की सबसे बड़ी नंद का बेटा था। मेहंदी की रात रक्ष का बेमिसाल हुस्न देख कर वो खुद पर काबू न पा सका और बेखुदी में रक्ष के सामने जा खड़ा हुआ। सुनिए, आप बहुत खूबसूरत हैं। जी क्या कहा? मैंने सुना नहीं। रक्ष का पारा चढ़ गया था। जी मैंने कहा आप बहुत हसीन है। बनाने वाले ने आपको बड़ी फुर्सत से बनाया है। मैं आपको देख कर होश खो बैठा हूँ। रक्ष की करपटियाँ सुलग उठी, आंखों में चंगारियाँ लपकी। इस अजनबी की इतनी हिम्मत के पहली मुलाकात में इसे इस किस्म की घटिया बातें करे।
इसकी इतनी जुर्रत। बस इस बात पर रक्ष गुस्से से बेकाबू होकर इसने अपनी हाई हील वाला सैंडल उतार कर अहमर के सर पर घुसा दिया। अच्छा खासा तमाशा हो गया। देखने वाले महसूस भी हुए और अहमर के जानने वाले मुतासब भी। और जब शगुफ्ता की नंद को अपने बेटे का कसूर मालूम हुआ तो वो बहुत बिगड़ी। इस बालिश बर की छोकरी का ऐसा मजाज कि मेरे लाडले पर सैंडल बरसा दे। अरे कौन सा इसने गलत बात कही है। शराफत से उसे प्रपोज ही किया था ना। जाने इस लड़की ने खुद को क्या समझ लिया। बदतमीज साहल कहीं की। शगुफ्ता की नंद बहुत ताव खा रही थी। माँ बाप ने ऐसी तरबियत दी है कि दूसरों का तमाशा बनाती फिरे और तीसा पूसा थूक दे। शगुफ्ता की माँ बोली, कैसे गुस्सा थूक दूँ। मेरे बेटे की तौहीन हुई है। अगर बेटे की तौहीन का इतना ही ख्याल है तो इसे लगा मैं डाल कर रखी। रक्ष कब तक सबत करती बिलाकर करारा सा जवाब दे ही दिया। चुप कर जा रक्ष, बदतमीज। चची को सारी सूरत हाल का इलम हुआ तो वो शर्मिंदा होकर दौड़ती चली आई थी। शगुफ्ता की नज़र से माफ़ी मांगे। रक्ष को एक गोशे में ले जाकर कान खींचे। कमबख्त हर जगह तमाशा बनवा देती है। लड़कियों को भला आपे से बाहर होना से देता है। नामराद, जगह ही देख लिया कर, मौका महल जान लिया कर। इतने लोग जमा है और तूने सब में तमाशा बना दिया। अब यही लोग पीछे बैठे बैठ कर बातें करेंगे। तेरी बदतमीजी की दास्तान मज़े ले लेकर बयान करेंगे। और मैं लोगों से बिल्कुल नहीं डरती। रक्ष को किसी किस्म की नदामत नहीं थी। इसे घटिया अंदाज में इजहारेज करने वालों से सख्त चिढ़ थी। अगर इसका बस चलता तो इस बंदे का गला दबा देती। अभी तो महज सैंडल बरसाने पर इत्तफाक किया है। नामुराद घर चल, तुझे ठीक करूँगी। मैं तो पहले ही ठीक हूँ अम्मा। आप ना हक मेरे मज़ीद ठीक करने की जहमत ना करें। इसने डिठाई पर चची ने सर थाम लिया था। इसके बाद ख़ानदान भर में मशहूर हो गया। रक्ष के करीब जाओ तो वो काट खाने को दौड़ती है। कोई इसे प्रपोज करे तो इसका सर तोड़ डालती है। कोई इससे बात करने की कोशिश करे तो इसका मुंह नोच लेती है। रक्ष कतई नॉर्मल नहीं। यकसा की राय थी। तायाबा ने सामने खड़े रक्ष के गोसीले चेहरे पर एक निगाह डाली और आंखों से ऐनक उतारकर हाथ में पकड़ कर पड़ी। रक्ष बेटा, आराम से बैठ जाओ। मुझे बताओ कि मामला क्या है। मामला क्या होना है तायाबा। इस सबत के बच्चे ने जीना हराम कर रखा है। वो गुस्से से फनका रही थी। क्या केस गरीब ने। आपका वो गरीब 2 घंटों से बाथरूम पे कब्जा जमाए बैठा है और मुझे आयमा की सालगिरह में जाना है। शौक से जाओ बेटी। इसका लहजा हमेशा की तरह मुशफ़क़ाना था। कैसे जाऊँ। नहा धोकर कपड़े बदलूंगी तो तभी जाऊँगी ना। इस सबत को तो कुछ एहसास ही नहीं। कब से अंदर गुस्सा पक्के राग अलाप रहा है। प्लीज़ तायाबा, आप इसके कान खींचे। वो जानबूझकर दूसरों को तंग करने के लिए देर लगाता है। और सत्य ऐसा नहीं है रक्ष। तायाबा यकीन से बोले। आप प्लीज़ इसे बाथरूम से बाहर आने का कहीं, मुझे देर हो रही है। इसने गुस्से से पाँव पटके थे। अच्छा चलो। वो तायाबा के साथ कमरे में आ गई। बाथरूम का दरवाज़ा खुला था और अंदर सब नदार था। अंदर तो कोई भी नहीं। तायाबा बोले, क्या हुआ अब्बा। सब आ गया। वो बिल्कुल तैयार था, खुशबुओं में महका हुआ, बाल ड्रायर से खूब जमाए हुए। तुम मेरी बच्ची को तंग क्यों करते हो सब। इसे अपनी सहेली की तरफ जाना और तुम बाथरूम से निकलने का नाम। ये सरासर झूठ है अब्बा। सबत ने तायाबा की बात काटी। आप देख ही रहे हैं कि मैं तैयार खड़ा हूँ। मुझे अपने दोस्त की तरफ जाना है। आप इस झूठी लड़की की बातों में आ गए। ये तो मेरी अज़ल से दुश्मन नंबर 1 है। मैं झूठी हूँ या तुम। इसके सवेर झूठ पर रक्ष को ताव आ गया। अभी थोड़ी देर पहले तुम बाथरूम में घुसे गाना गा रहे थे। और भला बाथरूम भी कोई गाने की जगह है। आप ही बताएं। अब मैं कह रहा हूँ ना। वो मस्कीन सी सूरत बनाकर पूछने लगा। ये झूठ कहता है तायाबा। ये बिल्कुल अंदर मौजूद था। मैं आपको बुलाने की तो ये मौके का फ़ायदा उठाकर बाहर निकल आया। अच्छा, अगर मैं अंदर था तो मेरे बाल गीले क्यों नहीं। सबत ने नुक्ता उठाया। तुमने ड्रायर इस्तेमाल किया है। वो चमक कर बोली थी। खूब। तुम अब्बा को बुलाने गए और इतनी ज़रा सी देर में मैं तैयार भी हो गया। ड्रायर से बाल भी सेट कर लिए। भला मेरे पास कोई जादुई चराग है। रक्ष ने इसके करीने से जमे बाल मुट्ठियों में दबा लिए। अगर झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। देखिए बा, आपकी मौजूदगी में मेरा ऐसा अशर, इस जलाल से दुनिया कामती है। फिर मेरी क्या मजाल है कि इसके मुकाबले पर रहूँ। रक्ष, बुरी बात है बेटा। ये बच्चों की तरह नहीं लड़ते। सबके बाल छोड़ दो। तायाबा बोले। तायाबा, इसने आपके सामने झूठ बोला और आपने यकीन भी कर लिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। हाय मैं मरा। सब ने दर्द से बलबलाने की अदाकारी की। रक्ष, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है। आपके तायाबा सख्त लहजे में बोले तो रक्ष ने सबके बाल छोड़ दिए। रक्ष, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से की तेज़ हो, मगर बात एक हद तक मुनासिब और काबिल बर्दाश्त होती है। तायाबा ने इसे डांटा था। सब मुझे ही डांटते हैं। इस सब को कोई कुछ नहीं कहता। वो जानबूझकर तंग करता है। आज इसकी वजह से आयमा की तरफ जाने में देर हुई है। वो रोहानसी हो गई। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। सब ने ऑफर की। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी, जन्नत में भी नहीं। वो तपता चेहरा लिए अपने कमरे में आ गई थी और बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ गई थी। इस सब के बच्चे से मैं सारी उम्र बात नहीं करूँगी। बदतमीज़, मकार, झूठा। तायाबा के सामने कैसे मुकर गया। मिनटों में तैयार भी हुआ। रक्ष सबत इसके पीछे आ गया। इसका चेहरा ऊपर नहीं उठाया। इस हिसाबे में ऊँधी पड़ी रही और सूरत भी देखना नहीं चाहती थी। देखो रक्ष, यूँ खफा नहीं होते। चलो उठकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी दोस्त की तरफ तुम्हें छोड़ आता हूँ। वो टस से मस ना हुई। रक्ष, उठो भाई। सबत ने अब केस के बाजू से खींच कर खड़ा कर दिया। मुझसे बात नहीं करो तुम। मुझे तायाबा के सामने झूठा बना दिया और खुद साथ बच निकले। लेकिन वो सब मजाक था रक्ष। वो मुस्कुराया। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं।
इसका मुंह बदस्तूर फूला हुआ था। अच्छा ये बताओ कैसे मानूंगी? तुमसे तो हरगिज़ नहीं मानूंगी। अच्छा कहो तो कान पकड़ लूँ? सबने कान पकड़ने की बजाय अपनी नाक पकड़ ली। वो अपनी मुस्कुराहट ना छुपा सकी। शुक्र है कुफर टूटा खुदा करके। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ और लेने भी आना होगा। मंजूर, वो शहादतमंदी से बोला था। रात के खाने के बाद रक्ष ऊपर छत पर टहलती थी। इसकी हमेशा की आदत थी। वो एक आध घंटा ज़रूर चहलकदमी करती, साथ में आयशा होती। दोनों टहलते हुए दुनिया जहान की बातें करती थी। इस रात वो अकेली थी। आयशा के सर में दर्द था, इसलिए वो खाने के बाद छत पर टहलने की बजाय अपने कमरे में जाकर सो गई थी। रक्ष तन्हाई यहाँ से वहाँ चकराती फिरी। आज का इसका दिन बहुत मसरूर गुजरा था। वो सारा दिन आयमा की तरफ रही। आयमा की शादी की तैयारियां हो रही थी। वो शॉपिंग के लिए अक्सर रक्ष को बुला लेती थी। आज भी बाजार छानते हुए इसकी टांगें जवाब दे गई। इस पहर को इसकी वापसी हुई तो रात के खाने तक वो मज़े से सोती रही। इसने खुले आसमान पर निगाह डाली। बेशुमार तारे दमक रहे थे। इन तारों के दरमियान सजल चांदनी बखेरता चांद। अभी इसका मज़ीद टहलने का मूड था जब ही अतीका की आवाज़ आई, रक्ष चची बुला रही है, आती हूँ। इसने भी हाँक लगाई। चची के कमरे में झांका और वहाँ नहीं थी, ना ही ताई अम्मा के कमरे में। ताई अम्मा के बिल्कुल बराबर वाला कमरा सब का था। सब बालकनी की तरफ मुंह की इसी चेयर पर झूल रहा था। हूँ तो मोहतरमा आराम के मूड में है। इसे देखते ही रक्ष की रगे इंतकाम फड़की। दूसरों को तंग करने वाला, दूसरों को आजिज़ करने वाला खूब सुकून में है। वो दबे पाँव कमरे में आ गए। इधर उधर देखा तो साइड टेबल पर अलार्म वाला टाइम पीस पड़ा नजर आया। इसने टाइम पीस उठाया। अलार्म बरा और बिल्ली की तरह चलती ऐन सबद की पुश्त पर जा खड़ी और दूसरी लम्हे के अलार्म खोलकर टाइम पीस बिल्कुल सबद के कान से लगा दिया। अलार्म की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि कब्र में सोए मुर्दे भी जाग उठते। फिर इसी चेयर पर झूलता वजूद कैसे हड़बड़ा कर न उठता। इस अचानक अवतार पर पहले तेज़ी से इसने कान के करीब हाथ मारा था। जब इसकी गिरफ्त में रक्ष की कलाई आ गई तो इसके साथ ही उठकर इसने गर्दन घुमाई थी। मुस्कुराती रक्ष की नज़रें जब सामने पड़ी तो जैसे यकदम इसकी मुस्कुराहट उड़न छू हो गई। चेहरे पे बुखलाहट के आसार नमूदार हो गए। वो सब नहीं था। वो इसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त सख्त किए हुआ था। रक्ष ने अपनी कलाई छुड़ाना चाही तो गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई। मोहतरमा ये क्या तरीका है? वो गालबन इसके हाथ में पकड़े टाइम पीस की तरफ इशारा कर रहा था जिसका कान फाड़ देने वाला अलार्म अब तक बज रहा था। लम्हा पार को रक्ष के चेहरे पर नदामत के आसार हुए। सबद के धोखे में न जाने वो किसी अपना निशाना बना बैठी। वो अजनबी, वो पता नहीं कहाँ से आया था और कब। किसी ने इसे कुछ बताया भी नहीं था। आपने मेरे कान का पर्दा फाड़ डाला। कौन सी दुश्मनी का बदला चुका रही हैं जबकि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। गोया अब इसके मिजाज दुरुस्त करने का इरादा किए हुए था। प्लीज़ मेरी कलाई छोड़े। पहली बार वो मिनमिनाई थी, लेकिन कलाई छोड़ने के बजाय इसने इसके हाथ से टाइम पीस ले लिया और इसका अलार्म बंद करके इसी चेयर पर डाल दिया। सब ने मुझे कभी नहीं बताया कि यहाँ मेहमानों की यूँ मजाज पुरसी की जाती है। वो अपने हाथ की उंगली से कान सुला रहा था। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ सब नहीं है। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें, कोई आ जाएगा। इसे सबसे ज़्यादा खतरा सबद से था। अगर सबद ने देख लिया तो इसके कमरे में मौजूद अजनबी की दुर्गत बनाते वो रंगे हाथों पकड़ी गई है तो इसे अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक करने में मिल जाता। सारे घर वालों के सामने इसे मुजरम बना देता और ताया अब्बा से अलग झाड़ बुलवाता। सबद के नाजल होने से पहले वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहती थी। दरवाजे पर खटका हुआ था। रक्ष ने गर्दन घुमा के देखा। सबद के लिए अंदर का मंजर जैसे बहुत हैरान कर देने वाला था। ये क्या? वो अंदर आ गया। रक्ष के चेहरे की बुखलाहट सबद के लिए कतई नहीं थी। इसका हमेशा का गसीलापन इस वक्त मादूम था। बेसान क्या हुआ? और ये रक्ष? सब ने अपना जुमला दूरा छोड़ दिया है। ये इन्हीं मोहतरमा से पूछो। अजनबी ने बड़े आराम से कहा। सबको सामने देकर इसने रक्ष की कलाई छोड़ दी थी। इसे दिल ही दिल में बुरा भला कहते रक्ष ने अपनी कलाई सहलाई उठाने का मुड़ी। एक मिनट रक्षी, सबद की आवाज़ ने इसके पैरों में जंजीर डाल दी। मुझे बताओ मामला क्या है? तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? फैज़ान से तुमने लाजमन कोई बदतमीज़ी की है जो मैं तुम्हारे सामने जवाबदेह नहीं हूँ। रक्षी ने तेवरियाँ चढ़ाकर कहा था। तुम मेरे सामने तो क्या कभी किसी के सामने जवाबदेह नहीं है, लेकिन इस वक्त तुम्हें यहाँ अपनी मौजूदगी का सबक बताना होगा। सबक को गुस्सा आ गया। माई फुट। रक्षी गुस्से से पाँव पटकती अपने कमरे में चली आई थी और जब से अंदर ही अंदर खोल रही थी। फिर बेचैन होकर खिड़की में आन खड़ी हुई। अंदर की तफ्श कम ही नहीं हो रही थी। बदतमीज़ इंसान, वो अपनी कलाई सहलाते हुए बोली थी। पता नहीं कौन है और कहाँ से आया हूँ। मेरी बला से वो कोई भी हो। वो बिस्तर पर आकर लेट गई थी। अम्मा ने रक्ष को बुलवाया था। जी अम्मा। वो नावल हाथ में पकड़े पकड़े इसके सामने आ गई थी। अम्मा सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी। रक्ष को सामने देखकर इनके हाथ रुक गए थे। रक्ष, घर के कामों में थोड़ी सी दिलचस्पी लिया करो। अगले घर जाकर तुम्हारी किताबें काम नहीं आएंगी। तरीका सलीका और सुगड़ापा काम आएगा। अच्छा तो अम्मा, मैंने इस बेकार लेक्चर के लिए बुलवाया है। मैं जाऊँ अम्मा? इस पर बेजारी तारी हो गई। कहाँ? इनका पारा चढ़ने लगा। काम की बात करो तो बाग खड़ी होती है और वो भी कोई गुण नहीं है तुम्हें। खानदान भर में तुम्हारा गुस्सा मशहूर है। लड़कियों को इतना बदतमीज, गसीला और नाकचड़ा नहीं होना चाहिए कि सब कानों को हाथ लगाएं। अम्मा प्लीज़। वो जमाई लेने लगी। मुझे सबत ने बताया है कि कल रात तुमने कयान के साथ बदतमीज़ी की है। जानती हो वो हमारा ख़ास मेहमान है। तुम्हारे ताया अब्बा के दरीना दोस्त का बेटा है। बाहर से आया और तुमने आते ही इसके साथ। मैंने कुछ नहीं किया अम्मा। इस सबत को वैसे ही बकने की आदत है।
पता नहीं कौन सी दुश्मनी है मेरे साथ, रक्ष बदतमीजी से बोली थी। ये क्या तरीका है बात करने का, अम्मा ने इसे डांटा था। मैं देख रही हूँ रक्ष, तुम दिन ब दिन बदतमीज और बदलिहाज होती जा रही हो। खुदा जाने तुम्हारा क्या बनेगा। खानदान में दूसरी लड़कियां भी हैं, सबकी सब सलीकामंद और बाखलाक कर तुम हो। तुम्हारी वजह से हमेशा मेरी गर्दन झुक जाती है। इस शर्मिंदगी से बचने का एक आसान सा तरीका है अम्मा कि आप दूसरों के सामने ना जाया करें। इसने बड़े आराम से तरीका बता दिया। अम्मा ने इसे 2 हथड़ रसीद किए। इस लड़की का क्या बनेगा, अम्मा को एक ही फिक्र खाई जाती थी। सभी फर्माबरदार और सलीकामंद बीवी चाहते हैं और यहाँ तो इसकी बददिमागी मशहूर है और ऊपर से कोई सलीका भी नहीं। रक्ष के लिए एक इंजीनियर का रिश्ता आया था। इन दिनों रक्ष कॉलेज में थी। इस लड़के ने रक्ष को किसी तकरीब में देखा और इसे पसंद कर लिया। इसने इनके घर रिश्ता के लिए अपनी वालदा और बहन को भेजा, लेकिन शोमई किस्मत गेट पर इनकी मुलाकात अक्सा से हो गई। आप कौन? आप हमें नहीं जानती। हम रक्ष के रिश्ते के सिलसिले में आई हैं। हम भी आपको नहीं जानते। अक्सा इंक्वायरी करने लगी। मेरे भाई ने रक्ष को एक तकरीब में देखकर पसंद किया है, इस सिलसिले में हम आए हैं। वो लड़की बोली। इसकी बात पर अक्सा जैसे कबाब हो गई। तो एक और रक्ष के हुस्न से घायल हो बैठा। ये लड़की जहाँ जाती है दूसरों को अपना असीर बना लेती है। इसने गुस्से से सोचा, खुद अपनी सलीका मंद थी, लेकिन इसकी ये सलीका और मामूली सूरत रक्ष के चेहरे की चमक के सामने पानी भिड़ता था। और माफ़ कीजिएगा, आप बेखबर हैं, इसलिए रक्ष के रिश्ते के लिए आ गई, वरना इसकी बदतमीजी बददमगी गुस्से से तो लोग कोसों दूर भागते हैं, कानों को हाथ लगाते हैं। और रिश्ते का सुनकर रक्सा के आग ही लग गई थी। इसने रक्षी की बदतमीजियों के वो किस्से सुनाए कि वो रिश्ता दिए बगैर ही पलट गई। आयशा ने चची को बताया। चची को बहुत गुस्सा आया। इतना अच्छा रिश्ता महज अक्सा की वजह से हाथों से निकल गया था। भला तुम्हें इन लोगों के सामने रक्ष की किसे बयान करने को किसने कहा था? उन्होंने गुस्से से कहा था। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था चची, जो सच था बता दिया, मगर तुम्हें ये सच्चाई बयान करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे चुप रहने से क्या हकीकत छुप सकती थी? अगर मैं इन लोगों को ये ना बताती तो कोई और बता देता। अक्सा की बातें दुरुस्त थी। चची का सर झुक गया था। जब अपना ही सिक्का खोटा है तो किसी दूसरे का क्या दोष? रक्ष को सब पर बहुत गुस्सा आया था। अम्मा को ना मालूम इसने क्या कुछ बताया था। जब अम्मा इसके लिए गुशमाई कर डाली, वो लॉन्च में बैठी थी, ऊंची आवाज़ में टीवी ऑन कर रखा था। वो जानती थी ये वक्त सबद के आराम का होता है। इसका कमरा लॉन्च के बराबर में ही था। रक्ष इसकी पुश्त पर सबद की आवाज़ उभरी। इसने सुनी अनसुनी करके मज़े से टांगें चलाते अपनी नज़रें सामने स्क्रीन पर मरकूज़ किए बैठी थी। रक्ष, इस घर में बहरे नहीं बसते, आवाज़ आस्ता करो। अपनी आवाज़ इसके कानों तक पहुँचाने के लिए सबको कदरे चीख कर बोलना पड़ा था। रक्ष ने गर्दन घुमाई और सब पर नज़र पड़ते पूछने लगी, कोई काम है क्या? लम्हा भर को सब गुस्से से इसे घूरता रहा, फिर खुद ही आगे बढ़कर टीवी ऑफ कर दिया। टीवी क्यों बंद कर दिया? मैं कार्टून देख रही हूँ। कार्टून को भला खुद कार्टून देखने की क्या ज़रूरत है? सबद की बात ने इसे तैश दिला दिया था। ये कार्टून तुमने किसे कहा है? ज़ाहिर है तुम्हें। वो अपनी शक्ल ज़रा आईने में देखो, पूरे जिन लगते हो, भूत कहीं के। खबरदार जो आइंदा मेरे मुंह लगने की कोशिश की तो। इसने आगे बढ़कर दोबारा टीवी ऑन कर दिया। रक्ष, बदतमीजी की भी एक हद होती है। सो रहा है, कम से कम मेहमान का ही लिहाज कर लो। सबने फिर टीवी ऑफ कर दिया। अच्छा, तो हर किस्म का इखलाक निभाने का ठेका मेरा है। और ये जो तुम इस अपने मेहमान के सामने बेइज्जती करते रहे थे और फिर इसी पर बस नहीं किया, तुमने अम्मा से मेरी झूठी शिकायत भी लगाई, मुझे डांट पड़वाई और लाल बबू का चेहरा लिए बोल रही थी, माइंड श्योर रक्ष बीबी, क्या अली इमरान मेरा मेहमान नहीं बल्कि इस घर का इमरान है। बताया अब्बा के। मैं इसकी हिस्ट्री जानती हूँ, मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदाज में बेजारी थी। देखो रक्ष, आज मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, लड़कियाँ तभी अच्छी लगती हैं जब वो बाखलाक, बामरबत और सलीकामंद हो। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, तुम में ऐसी कोई खूबी नहीं जिसकी बिना पर कोई तुम्हें पसंद कर सके। मुझे किसी से खुद को पसंद करवाना भी नहीं। वो फनकारी थी। अंगूर खट्टे हैं ना, इसीलिए। वो तो मस्कराना अंदाज में बोला था। क्या मतलब? रक्ष का चेहरा तब गया था। यानी कि तुम समझते हो कि मैं खुद को पसंद करवाना चाहती हूँ और कोई मुझे पसंद नहीं करता, यही कह रहे हो ना तुम? जो चाहे समझो। सब ने कंधे चुकाए और रक्ष होंठ चबाते लम्हा भर को चुप रह गई। अब से पहले इसने कहीं भी अपना तजिया नहीं किया था। इसे बहुत बार देखा था। ईदर रंग में सभी लड़के लड़कियों से हंसी मजाक करते थे, लेकिन इससे कोसों दूर भागते थे। इसकी दूसरी कजन्स की खानदान की लड़कियों से बनती भी खूब थी। एक वही थी जो अपनी ज़ात में मगन रहती थी। अब से पहले इसने कभी ये महसूस नहीं किया था। और सभी से खिंचे खिंचे रहते हैं, इसे बात करना तक पसंद नहीं करते। अभी पिछले दिनों है किंजा की मंगनी के मौके पर मंजली चची कह रही थी, वही आयशा जैसी बेटियां अल्लाह सबको दे। किंजा की मंगनी की सारी तैयारी इसी ने करवाई है। बिल्कुल मेरी बेटी है ही ऐसी सलीकामंद और गर्दारी में माहिर। सभी उनके गुण गाते हैं। जिस घर जाएगी इस घर को जन्नत बना देगी। इतने रिश्ते आते हैं कि इंतखाब मुश्किल हो गया है। तयम्मा के लहजे में फ़ख्र था। इन दिनों एक डॉक्टर का रिश्ता आया हुआ है, मैं सोच रही हूँ हाँ कर दूँ। लड़का मिडल ईस्ट में सेटल है और मुझे तो रक्ष पर हैरत है। वो आयशा के साथ रहती है, लेकिन इसमें एक भी अच्छी आदत तक नहीं सीखी। जानती हो वो फातिमा क्या कह रही थी रक्ष के बारे में? वो चची को बताने लगी। कह रही थी रक्ष की ज़बान के आगे खंदक है और बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं करती। रक्ष को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सबत करके। वो तो पहली तकरीबात में बस मजगी फैलाने के सिलसिले में बदनाम थी। वो किंजा के करीब आ बैठी। इस खेत की लड़के लड़कियों का जमघट्टा था।
भाई एक तरफ हो जाओ, बाढ़ आई है लेकिन किसी को काट ना डाले। सबत ने कहा तो वो सब हंसती है। बुरी बात है सबत, क्यों किसी का मजाक नहीं उठाते। वसी ने इसकी साइड ली थी। तुम इसलिए इससे हमदर्दी जता रहे हो कि अभी तक इसकी ज़बान से महफूज हो। यहाँ मौजूद दूसरे लोगों से पूछा जो इसके गुस्से और तैश का शिकार हुए। सबत बोला। फरश का चेहरा जब्त की कोशिश में सुर्ख हो गया था। भाई सब खामोश हो जाओ, सच हमेशा कड़वा होता है और लोग सच्चाई को बर्दाश्त नहीं करते। अक्सर ने भी लुकमा दिया था। वैसे एक बात तय है, जिस लड़की की शादी रक्स से होगी वो गंजा हो जाएगा। वो कैसे? किसी ने पूछा। वो ऐसे कि रक्ष बीबी बिलानागा इसके सर पर जूते बरसाया करेंगी। जाहिर है अपना गुस्सा निकालने के लिए इन्हें जावेद रक्ष को बते बर्दाश्त जवाब दे गई थी। सभी समझते थे वो बहुत गुस्से में आ जाती है, मगर ये नहीं सोचते थे कि इसे गुस्सा क्यों आता है। यकीनन इसे कोई बात बुरी लगती है। जब भी वो चीखती चलाती है, खिलाफ मिजाज बात पर बरहम हो जाती है। जाहिर है जहाँ आग हो धुआं वहीं पर उठता है। जैसे वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो रही थी। किसी ने कभी इसके अंदर झांक कर इसे पढ़ने की कोशिश नहीं की थी। जिन लड़कों की इसने माजी में दुर्गत बनाई थी वो इसी काबिल थे। वो मजबूत किरदार की थी। अगर वो आम लड़कियों की तरह लड़कों को रिस्पॉन्स देती, इनकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देती, तो यकीनन वो खुश कहलाती। तब सब इसके गुण गाते और सबत की बात पर इसे बहुत दचका पहुंचा था। तो सबत ये समझता है कि कोई इसे पसंद नहीं करता, इसीलिए वो दूसरों पर अपना गुस्सा निकालती है, चीखती चलाती है। सबत ने यही कहा था ना, अंगूर खट्टे हैं। हालांकि इसे क्या मालूम, इसने ही कभी किसी को घास नहीं डाली थी, कभी किसी लड़के को मुंह नहीं लगाया, कभी किसी की पिज़राई नहीं की और ना ही अपनी मुस्कुराहट का जादू जगा कर किसी को फांसने की कोशिश की। वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। ये कोई नहीं जानता। वो रात को छत पर टहलती खुद को थकाती रही। अम्मा ये समझती हैं कि इसमें कुछ करने की सलाहियत नहीं, कोई इसका तलबगार नहीं होगा और न जाने कौन इसके बारे में क्या क्या सोचता और समझता है। टहलते टहलते वो थक गई तो सीढ़ियाँ उतर रही और टेरिस के सतून के साथ टेक लगाकर फर्श पर बैठ गई। रक्ष, आयशा की आवाज़ करीब ही उभरी। तुम अब तक जाग रही हो? हाँ। कोई ख़ास बात है क्या? वो भी इसके करीब ही फर्श पर बैठ गई। नहीं तो ख़ास बात क्या होनी है? इसकी आवाज़ में आंसुओं की नमी थी। रक्ष, इधर मेरी तरफ देखो। तुम मुझे अपना दोस्त कहती हो ना, क्या अपनी परेशानी की वजह से मुझे नहीं बताओगी? इसकी हमदर्दी पाकर इसकी पलकों से कितने ही सितारे टूटकर बिखर गए। वो इसके कंधे से लगकर सिसक उठी। रक्ष, क्या हुआ है? वो परेशान हो गई। रक्ष कभी इस तरह नहीं रोई थी। मैं बहुत बुरी हूँ आयशा, मुझे सब नापसंद करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो रोते हुए बोली। वो सब तुम्हें नहीं जानते रक्ष, इसीलिए तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। और जानती हो सबत क्या कहता है? वो जैसे किसी गहरे सदमे के ज़ेर असर बोली थी। क्या कहता है? आयशा ने इसके बालों में उंगलियां फेरी। वो कहता है कि मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे कभी कोई पसंद नहीं कर सकता। मैं इसलिए लड़कों पर अपना गुस्सा निकालती हूँ और कोई मुझे घास नहीं डालता। मैं अपनी शर्मिंदगी को छुपाने को ये हौल चढ़ाया हुआ है। इसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। सबत ने ऐसे ही गुस्से में कह दिया होगा। प्लीज़ तुम इसकी बातों का असर दिल पर मत लो। आयशा ने इसे चमका रहा था। नहीं आयशा, मुझे बहलाने की कोशिश ना करो, मैं बच्ची नहीं हूँ। सब समझती हूँ इसकी बातों का क्या मतलब है। तुम ही बताओ आयशा, क्या मेरे किरदार में कोई जोर है क्योंकि मुझे अपनाने को तैयार नहीं होगा? इसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। नहीं रक्ष, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा किरदार बहुत मजबूत है और तुम देख लेना, एक दिन कोई तुम्हें तुम्हारी इस खूबी के बाद ज़रूर पसंद करेगा, कोई तुम्हें ज़रूर समझेगा। और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे पसंद करे। मैं बस ये चाहती हूँ कि लोगों पर मेरा गलत तासुर ख़त्म हो जाए। इसके लहजे का दुख जैसे आयशा के अंदर उतर गया था। इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर होगा। तुम ज़्यादा परेशान ना हो, जाकर सो जाओ, आयशा ने दिलासा दिया। वो न चाहते हुए भी अंदर कमरे में आ गई। सोने की कोशिश की लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। इसने अब से पहले कभी किसी की बातों का इतना असर नहीं लिया था, तो फिर सबत की बात पर क्यों इसके अंदर चुप गई थी? नींद नहीं आई तो उसने सोचा एक कप चाय का बनाकर पी लिया जाए। वो बर्ची खाने में आ गई। कितने में चाय चढ़ाकर इसने पत्ती डाली, फिर उबलते पानी में इसने चीनी और दूध डालकर यूं ही गर्दन घुमाई थी। तभी लम्हा भर को साकत रह गई। दरवाजे के बीचों बीच वो अजनबी इस्तादा था, कयान रही। इस दिन का जो मंजर सबत ने देखा था, इसके सबब इसे मालूम नहीं था कि इसकी गैर मौजूदगी में सा हुआ था। फिर सबत को किसने बताया कि इसने बदतमीज़ी की है? यकीनन इस अजनबी ने ही सबत के सामने अपने दिल की भड़ास निकाली होगी। और एक चक मुझे भी मिल सकती है? गमगीर लहजा रक्ष के कानों में उतरा था। और अगर ना मिले तो? इसका लहजा तीखा था। तो मैं सब्र कर लूँगा। संजीदा सा जवाब मिला। कर लेंगे, बासत के कान भर देंगे। रक्ष के लहजे में काट थी। जी, मैं समझा नहीं। वो हैरत से बोला। रक्ष ने मुंह बनाकर गर्दन घुमा ली। रक्ष ने अपने लिए सिर्फ एक कप में चाय उंडेली और जर्मनी को नज़रअंदाज किए दरवाजे की तरफ बढ़ी। 1 मिनट। वो इसके रास्ते में आ गया। जी। वो रुककर हैरत से इसे देखने लगी। चाय के लिए बहुत शुक्रिया। अजनबी ने मज़े से इसके हाथों से कप लिया था और गर्म चाय का एक सिप भरते हुए जाने को मुड़ा। वो गंग रह गई, कुछ कहा भी ना सकी। वैसे भले आपके मिजाज गर्म सही, लेकिन चाय मज़ेदार बनाती हैं। मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। एक दिन मेहमान, दूसरे दिन मेहमान और तीसरे दिन बुलाई जान होता है और वो अजनबी बुलाई जान बन गया था। इसे आए हफ्ता हो चुका था लेकिन वो टलने का नाम ही नहीं ले रहा था। रक्ष का कियान से ज़्यादा सामना नहीं होता था, लेकिन जब भी सामना होता इसका नतीजा खुशगवार नहीं निकला। इस दिन कियान रात देर से घर आया था। चची ने रक्ष को खाने की ट्रे थमाते कहा, ये ट्रे कियान को दे आओ। क्यों? मैं इसकी मुलाजमा नहीं हूँ। रक्ष के माथे पर बल नुमाद हुए थे। हर बात में हुज्जत दुरुस्त नहीं। रक्ष, तुमसे जो कहा है वो करो।
खुदा जाने कब सुधरेगी। चचा ने डांट दिया तो रक्ष चुप रह गई थी। अगर वो मज़ीद बोलती तो अम्मा से मज़ीद कड़वी बातें सुनने को मिलती। चनाचा यही बेहतर था कि चुपचाप ले जाए ये खाना। बिना दस्तक दिए तूफानी अंदाज में अंदर कमरे में गई और ट्रे ले जाकर तपाई पर पटक दी। अगर रात देर से गाराना हुआ तो बाहरी पेट पूजा कर लीजिए कि यहाँ कोई मुलाजिम नहीं है कि आपकी खिदमत के लिए रात भर जागता रहे। वो बरहमी से बोली थी और अभी भी हाथ मुंह धोकर बाहर निकला था। तौलिए से चेहरा साफ करते हुए इस लड़की को तासुब से देखने लगा जिसे बात तक करने की तमीज़ नहीं थी। आप खाना ले जाइए। वो मध्यम लहजे में इतना ही बोला। क्यों? इसने बाकायदा कमर पर हाथ रख लिए थे। अंदाज लड़ने मरने वाला था। देखिए प्लीज़, मैं कोई बहस नहीं चाहता, मुझे भूख नहीं है, लिहाजा आप ट्रे ले जाएं और बराए मेहरबानी आइंदा ये खिदमत अंजाम देने की ज़रूरत नहीं। इसका लहजा भी खुरदरा हो गया था। वो हमेशा वक्त पर सबके साथ खाने की मेज़ पर मौजूद होता था। आज ही देर हुई तो इस बदतमीज़ लड़की ने इसे इतनी बातें सुना डाली। अगर भूख नहीं थी तो पहले खिलवा दिया होता। या तो खाना खाइए या फिर ट्रे उठाकर खुद ले जाइए। अंडरस्टैंड? वो पाँव पटकती बाहर आ गई थी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो अम्मा ने पूछा, क्या इनको पानी का जग और गिलास दे दिया था? आपने मुझे इसकी मुलाजमा समझ ली है अम्मा। इसने पाँव पटके। मेहमान नवाजी करने से कोई मुलाजिम नहीं बन जाता, लेकिन वो तो बुलाई जान है और जाने कब तक असा पर सवार रहेगा। अच्छा, अब ज़्यादा बक बक ना करो, जाकर इसे पानी दे आओ। बादल नखवास्ता वो किचन की तरफ चली गई और दांत पीसती दोबारा कमरे में आ गई। खाने की ट्रे वैसे ही पड़ी थी। वो बालकनी में खड़ा था। इसे मतवजा करने के लिए इसने जग और गिलास जोर से तपाई पर पटका। ये पानी भी लाई हूँ। लहजा कड़वा था। दूसरी तरफ से जवाब नहीं मिला। आप खाना खा लीजिए, अम्मा बाहर ही खड़ी हैं। अगर आपने खाना ना खाया तो लाजमी तौर पर अताब मुझ ही पर नाजल होगा। अम्मा यही समझेंगी कि मैंने आपसे कुछ कहा है। जब भी आप खाना नहीं खा रहे और अच्छा तो ये किससे डरती भी है? कयान को हैरत हुई। वो चंद लम्हे से घूरती रही और फिर बनाई हुई आयशा के कमरे में आ गई थी। अब क्या हुआ? मिजाज खासा बरम में आयशा मुस्कुराई थी। यार, मैं इस शख्स से बहुत तंग हूँ। अम्मा ने मुझे इसकी खिदमत पर ममूर कर दिया है। अभी अभी मसूद को खाने की ट्रे देकर आ रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेहमान नवाजी का बहुत सवाब है। आयशा बोली। पता नहीं कब दफान होगा। तुम्हें कुछ पता है आयशा? वो यहाँ कब तक है और किस सिलसिले में रुका हुआ है? रक्ष को बहुत ज़्यादा तवा रहा था। वो पाकिस्तान 1.5-2 माह के लिए आया है। यहाँ लाहौर में इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए तायाबा ने इसे यहाँ ठहराया। हालांकि वो किसी होटल में ठहरना चाहता था। तुम्हें बड़ी मालूमात है। दरअसल जो घर के मामलात में दिलचस्पी ले, इसे हर आने जाने वाले के मुतल्लिक भी इल्म होता है। यानी तुम ये कहना चाहती हो कि तुम घर के मामलात में दिलचस्पी लेती हो? रक्ष ने मुंह बनाया था। कुछ गलत है क्या? आयशा हंसी। नहीं, गलत तो नहीं है। और मौके पर तुम्हारी तारीफें सुन सुनकर तो मेरे कान ही पक गए हैं। रक्ष ने साफ कोई से कहा। आयशा आपके ज़ोर से हंसती थी। तुम्हारी यही खूबी दिल को बाती है रक्ष कि तुम मुनाफिक नहीं हो। जो दिल में होता है साफ कह देती हो। अच्छा, अब ज़्यादा तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे इस बुलाए जान के बारे में बता रही थी। वो पता नहीं क्यों इस शख्स के मुतल्लिक इतना खुरेद रही थी। हाँ, असल बात यह है कि वह पाकिस्तान शादी के लिए आया है। इसकी बात बचपन में इसकी खालाजाद से तय हो गई थी। चूँकि वो गैर मुल्क में ही पला बड़ा है, वहीं तलीम हासिल की, इसलिए पाकिस्तान ना आ सका और अपनी खालाजाद से वाकफियत है। लिहाजा वो यहाँ इससे अंडरस्टैंडिंग पैदा करने और निकाह के बाद इसे अपने हमरा रुखसत करने आया। आयशा ने इंकशाफ किया था। क्या वाकई? रक्ष को जैसे ये बात हजम नहीं हो रही थी। 100% वाकई। आयशा मुस्कुराई। तो इसका मतलब है कि वह मज़ीद सर पर सवार रहेगी। और इसकी खालाजाद कैसी है? अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसे साफ तौर पर कह दूँ कि वो इसे अपने कज़न से शादी से इनकार कर दे। लक्ष्मी बोली। क्यों? इसकी बजाय कहीं तुम इसकी शरीके सफ़र बनने का तो सोच नहीं रही? आयशा की बात पर वो बरहम हो गई थी। मारूंगी तुम्हें अगर इस तरह की बस बकवास की हो तो। वैसे अगर तासुब को एक तरफ रखो तो बंदा है शानदार। आयशा गालबन इसे छेड़ने के मूड में थी। आयशा तुम मेरे हाथ तो पिटोगी। इसने तकिया उठाकर आयशा की तरफ खींच मारा। किंजा का मंगेतर आया था। सभी लड़कियां ड्राइंग रूम में किंजा के मंगेतर के गेट डेरा डाले बैठे थे। अशर खुश मजाज और खुश शक्ल लड़का था। हालांकि गैर ख़ानदान से था, लेकिन इन सब में यूँ घुलमुल गया था जैसे बरसों से इन्हें जानता हो। वो हर वीकेंड पर यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाता था। किंजा से तो फ़ोन पर गुफ्तगू हो जाती थी, लेकिन वो घर पर बतौर ख़ास इन सबसे मिलने आता था। इसके आने पर कुछ गपियाँ होती थी। रात गए तक बहसों बासा चलता और अक्सर अगले दिन कहीं आउटिंग का प्रोग्राम भी बन जाता था। इन सब की अशर से दोस्ती थी, लेकिन रक्ष इससे कोसों दूर भागती थी। नामालूम क्यों पहले दिन से इसे किंजा का मंगेतर पसंद नहीं आया था। वो इसे नापसंद करने में सारा हाथ रक्ष की छठी हिस्सा था। मंगनी वाले दिन रक्ष ने वाज़ह तौर पर महसूस किया था कि अशर की निगाहें इसके चेहरे पर ही हैं। वो जहाँ जाती थी इसकी निगाहें इसका ताक़ुब करती थी। पहले पहल रक्ष ने इसे अपना वहम जाना, लेकिन मंगनी के हफ्ते बाद घर आया तो तभी रक्ष ने यह महसूस कर लिया था कि वो किंजा पर ध्यान देने की बजाय इस पर ध्यान दे रहा है। वो भले इन सबसे महल गुफ्तगू था, लेकिन बार बार इसे देखता था और बहाने बहाने से इसे मुखातब करता था। तब बेहद खौफ में मुब्तला होकर वो वहाँ से उठ आई थी। इसके बाद जितनी मरतबा भी अशर आया था इसके सामने नहीं गई। वो किसी किस्म की बदमस्की नहीं चाहती थी। इसे अपनी गसीली तबीयत का पता था। अगर कहीं इसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई तो इसने इसकी कोई सख्त बात कहती तो तमाशा बन जाएगा। किंजा का दिल बुरा होगा और ख़ानदान भर में अलग जयमगोइयाँ होंगी। इसलिए वो अब तक नज़रअंदाज करती आ रही थी। रक्ष वसी ने इसके कमरे में झांका था। कहो,
वो नावल में मुंह छुपाए बैठी थी। बोर लड़की, तुम यहाँ घुसी बैठी हो और वहाँ सबका चाइनीज़ जाने का प्रोग्राम बन रहा है। सभी तैयार हो रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। प्रोग्राम किसने बनाया? इसने पूछा। ज़ाहिर है अशर ने, इसे तो ही घूमने फिरने का शौक है, ऐसे प्रोग्राम वही बनाता है। वसी की बात पर रक्ष का मुंह बन गया। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? सभी जा रहे हैं, तुम सबसे अलग थलग रहकर और यूँ इनकार करके क्यों बदमज़गी फैलाने पर तुल जाती हो? अगर इस तरह अपनी अहमियत जतानी है तो ये अहमियत जताने का बहुत ही घटिया तरीका है। वो अपना गुस्सा निकाल कर भी चला गया था और वो वहीं बैठी अंदर से अंदर खोलती रही। दरवाजे पे खटका हुआ। रक्ष ने चौंक कर देखा, सामने अशर मौजूद था। आप? इसके माथे की तेवड़ियाँ गहरी हो गई थी। आप यहाँ क्यों आए? वो खड़ी हो गई। आपको लेने आया हूँ, सभी जा रहे हैं और आप ना गई तो मज़ा नहीं आएगा। और मुझे कहीं नहीं जाना। अगर मैं कहूँ तो आप तब भी नहीं जाएंगी? रक्ष को ताव आ गया। क्यों? आप में क्या ख़ास बात है जो मैं आपकी बात मानूं? इसने तंग कर पूछा। अपने दिल से पूछें, कोई ख़ास बात नहीं है क्या? अशर इसके 2 कदम के फासले पर आ खड़ा हुआ था। देखिए अशर साहब, आप किंजा के हवाले से मेरे लिए काबिल एहतराम है और आप अपने रुतबे से नीचे गिरे तो फिर मैं आपको इज्जत ना कर सकूंगी। इसके लहजे की गर्मी को अशर ने नज़रअंदाज कर दिया। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम इज्जत की जगह अपने दिल में मेरी मोहब्बत को जगा दो। तुमसे मेरी मुलाकात मेरी मंगनी वाले रोज़ ही हुई थी। अगर कहीं तुम मुझे पहले दिखाई दे जाती तो मैं कभी किंजा से मंगनी ना करता। अब इन बातों का मकसद, वो अपनी कुव्वत बर्दाश्त आजमा रही थी। मैं तुमसे अपना ताल्लुक छोड़ना चाहता हूँ। अगर तुम हामी भर लो तो मैं ये मंगनी तोड़ दूंगा। अशर ने आगे हाथ बढ़कर इसका हाथ थाम लिया था। रक्ष का दिमाग भग से उड़ गया। इसके अंदर से गुस्से की एक तेज़ लहर उभरी। एक तमाचे की सूरत मुकाबल के चेहरे पर जम गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा हाथ पकड़ो? तुम हर किस किंजा के काबिल नहीं हो। ऊंची आवाज़ में चीखने लगी थी और दिल मिलाकर साइड टेबल पर पड़ा गुलदान उठाकर अशर के सर पर दे मारा। वो सूरज से एक तरफ हो गया। गुलदान एक धमाके से दरवाजे से टकरा कर रेजा रेजा हो गया। इस हंगामे पे वो सभी इसके कमरे में जमा हो गए। कयान अली दरवाजे के बाहर रुक गया था। क्या हुआ? क्या हुआ? मिली जुली आवाज़ें। अंदर के मंजर ने जैसे सबको बनचंगा कर दिया था। फर्श पर टूटे हुए गुलदान, सामने चीखती चलाती रक्ष और ज़रा फासले पर खड़ा अशर, जिसके गाल पर रक्ष के उंगलियों के निशान थे। क्यों चला रही हो रक्ष? ये क्या तमाशा है? सबत आगे बढ़ा और गुस्से से बदहवास रक्ष को बाजू सख्ती से थाम लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसे क्या हुआ है। मैं इसे बुलाने आया था। वसी ने बताया कि इसने जाने से इनकार कर दिया तो मैं यहाँ चला आया और मुझे सामने देखते ही इसने चलाना शुरू कर दिया। ये गुलदान भी मुझे दे मारा और ये देखो मुझ पर हाथ भी उठाया है। अशर जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन क्लियर करने लगा। रक्ष, लगता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही आउट हो चुका है। सब ने गुस्से के इसके बाजू को 2-3 झटके दिए। चलो माफ़ी मांगो अशर से। हाँ हाँ बिल्कुल माफ़ी मांगनी ही चाहिए। रक्ष का ये कसूर हरगिज़ काबिल माफ़ी नहीं। अक्सा ने आगे बढ़कर कहा। किंजा रोने लगी थी। किंजा, ये गलत है, तुम गलत समझ रहे हो। ये शख्स अशर हरगिज़ काबिल एतबार नहीं। रक्ष ने कहना चाहा। बाहर खड़े कयान अली की मौजूदगी के सबब इसकी आवाज़ मतन थी। हाँ, एक सिर्फ तुम ही दुरुस्त हो, बाकी सब गलत है, नाकाबिले एतबार है। सबत बहुत बढ़ चढ़ कर बोलता था, खुसूसन रक्ष के सिलसिले में। रक्ष की आंखों में आंसू आ गए। मेरा ख्याल है रक्ष की बात भी सुनी जाए तो बेहतर है। आयशा आगे बढ़ी। तुम तो चुप रहो, तुम तो सदा की रक्ष की चमची हो। अक्सा जल्दी से बोली। ताई अम्मा ने सुना तो मुंह में उंगली दबा ली। ताई अब्बा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और चची ने दोनों हाथों में सर थाम लिया। खुदाया, मैं इस लड़की का क्या इलाज करूं? रक्ष, अगर तुम अपनी हरकत ना छोड़ी तो मुझे डर है कि तुम्हें ज़हनी अमराज के अस्पताल में दाखिल कराना पड़ेगा। तुम्हें किसी रिश्ते, किसी ताल्लुक की नज़ाकत का एहसास भी नहीं रहा। तुमने क्या सोचकर अशर पर हाथ उठाया? वो घर का दामाद है और तुम। पहली बार रक्ष बिल्कुल गुमसुम थे। अच्छा, बदनाम, बुरा के मुसादक सब ही इसे बुरा समझते हैं। जवाब दो रक्ष, तुमने ये अशर पर हाथ क्यों उठाया? चची ने गुस्से से बेटी को देखा। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। वो एकदम रोने लगी थी। वो रोती धोती अपने कमरे में बंद हो गई थी और फिर शाम तक कमरे से बाहर नहीं निकले थे। इसे याद आया जब सब इस पर चीख चला रहे थे तब कयान अली बाहर खड़ा था और इस मामले में नहीं पड़ा था। ना ही इसके मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला, लेकिन इसके दिल में इसके लिए मज़ीद बुग़्ज़ समेट लिया होगा। वो पहले ही से बदतमीज़ और झगड़ालू समझता है। मज़ीद न जाने इसको इसके मतलब किस किस्म की राय कायम की होगी। तो क्या इसे असल दुख इस बात का है कि कयान अली ने इसके मतलब क्या गलत राय कायम की होगी? वो चौंक गई। रात के खाने पर वो बाहर नहीं निकली तो आयशा इसके कमरे में आ गई। मैं सच कहती हूँ आयशा, इस अशर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी। इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहने लगा कि मेरे लिए किंजा को छोड़ने के लिए तैयार है और आंसू एक बार फिर इसकी गालों से बह निकले। मैं जानती हूँ रक्ष, तुम झूठ नहीं बोलती। आयशा ने इसे गले से लगा लिया था। अच्छा उठो, चलकर खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। भला खाने से क्या दुश्मनी? चलो शाबाश उठो। सब जानते हैं कि मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। अगर तुम नहीं चलोगी तो मेरी कितनी सबकी होगी। क्या तुम चाहती हो कि सबके सामने शर्मिंदगी उठाऊँ? आयशा की बात पर वो बिना हुज्जत के उठ गई थी। रोने से इसकी आंखें सूज गई थी, सारा चेहरा मुतवरम था। आयशा के साथ जाने से पहले इसने बाथरूम में घुसकर आंखों पर पानी के छींटे मारे और ड्राइंग रूम में आ गई। टेबल पर सभी मौजूद थे। अंदर कदम रखते इसकी निगाह बिल्कुल सामने बैठे कयान अली पर पड़ी। इस शख्स के सामने तो वो खुद ही जलील हुई थी। आंखें फिर पानियों से भर गई थी। आयशा ने प्लेट में चावल निकाले थे। ये सब खत्म करना होगा, समझी? आयशा ने तंबिया की। मुझे भूख नहीं है, वो मन मनाई। चुप करके खाना खाओ।
वो सर झुकाए खाती रही। इसने एक बार भी पलके उठाकर सामने बैठे कयान अली की तरफ नहीं देखा। खुदा जाने वो अशर के हवाले से इसके मतलब क्या सोचता होगा। खाना जहर मारकर वो खामोशी से अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद अम्मा आ गई। रक्ष, मैंने सोचा कि तुम चंद दिनों के लिए अपनी खाला की तरफ हुआ हो। माहौल की तब्दीली के बायस हो सकता है तुम्हारा रवैया बदल जाए। और क्या हुआ है मेरे रवैये को? इस मेहमान के सामने जो आप सब ने मेरी बेइज्जती की, क्या वो दुरुस्त रवैया था? अशर की बदतमीज़ी पर भी मुझे ही मरदूब ठहराया गया, वो भी दुरुस्त रवैया था। और रक्ष, अम्मा ने इसकी बात काटी। अशर इस घर का होने वाला दामाद है। अगर इसकी ज़ात में कोई बुराई भी है तो हमें नज़रअंदाज करना होगा। तुम अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो। गुस्सा कमज़ोर लोगों को आता है और बुज़दिल होते हैं जो दूसरों पर चीख चलाकर अपना। अम्मा, इसका गला रंग गया। मैं गलत बात पर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकती। अम्मा कितनी ही देर इसे देखती रही, फिर बोली, अच्छा तुम अपनी खाला की तरफ चंद दिन रहो। हरगिज़ नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, इसने आदमी अंदाज में कहा। तो फिर जब तक कयान यहाँ मौजूद है तुम इसके सामने अपना तमाशा मत बनवाओ। वो भी क्या सोचता होगा कि कैसी लड़की है जो हर एक से उलझती फिरती है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। और प्लीज़ अम्मा, आप इसे चलता करें। और कब तक सर पर सवार रहेगा? वो झंझला रही थी। इसका निकाह हो जाए तो वो चला जाएगा। चंद दिनों की बात है, तब तक को तुम खुद पर काबू रखो। और सुनो, आज मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने सबद से तुम्हारी शादी का सोचा है। इस सिलसिले में मैंने तुम्हारी ताई अम्मा से भी बात कर ली है, वो राज़ी हैं, लेकिन सबद की रजामंदी भी ज़रूरी है। इसलिए तुम सबद से झगड़ना और उलझना छोड़ दो। तुम्हारी झगड़ालू फितरत के सबब वो इनकार कर देगा। और अगर मैं इनकार कर दूँ तो? रक्ष को गुस्सा आ गया। तुम क्यों इनकार करो? चचे की तेवरियाँ चढ़ गई थी। ऐसे कौन से सुरखाव के पर लगे हैं तुम में कि तुम इनकार करोगी? मुझे किसी से शादी नहीं करनी अम्मा। बको मत और कान खोलकर सुन लो। सबद से आइंदा अगर तुमने कोई बदतमीज़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो चली गई, लेकिन रक्ष को जलता छोड़ गई थी। मैं और सबद से शादी, इस शख्स से शादी जिसका नाम सुनना भी मुझे गवारा नहीं, ये तो भूल ही जाए कि कभी इसके लिए सोचूंगी। सबद की शर्ट का बटन टूट गया था। वो शर्ट लिए रक्ष के सामने आ गया। ज़रा ये बटन लगा दो। क्यों? इसे सामने देखते ही वो सलग उठी। मुझे फुर्सत नहीं है, किसी और से लगवा लो। मुझे देर हो रही है, बराए मेहरबानी ये बटन जल्दी से लगा दो। क्यों लगाऊं? मैं तुम्हारे काम क्यों करूं? अगर तुम ये सोच कर आए हो कि मैं अम्मा के कहने पर तुमसे शादी के लिए रजामंद हो जाऊंगी तो ये कतई भूल जाओ। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। और लगता है तुम्हारा दिमाग वाकई चल गया है। इसने तंज भरी नज़रों से देखा। मोहतरमा, मेरा ज़ौक़ इतना बुरा नहीं है कि तुम्हें पसंद करूँ। लड़के तो वैसे भी तुमसे पनाह मांगते हैं और मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। सबद वो गुस्से से अंगारा हो गई थी। इसके अलावा तुम और कर भी क्या सकती हो? मुझे तुम पर कभी कभी बहुत तरस आता है रक्ष। तुमने अपनी शख्सियत तबाह कर ली है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि तुम्हारा क्या बनेगा। कौन है जो दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा? लड़कियों को इतना खुदसर और बदज़बान नहीं होना चाहिए रक्ष। ये मेरा मुखलसाना मशवरा है कि तुम खुद को बदल डालो। और मैं किसी के लिए क्यों बदलूँ? मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। रक्ष को इसकी नसीहतें जहर लगती थी। ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम पढ़ी लिखी हो, अपना बरा बुला खुद बेहतर जान सकती हो। इसने कंधे उचकाए थे। पिछले 2 दिनों से कयान अली घर पर मौजूद नहीं था। आयशा ने इसे बताया था कि गालबन वो अपनी खाला के यहाँ रुक गया है। इसके निकाह का मरहला करीब हुई। खबर सुनकर रक्ष ने सुकून का सांस लिया था। रक्ष, एक बात कहूँ? आयशा इसके लिए चाय बना कर लाई थी। वो दोनों टेरिस पर आ गई थी। वैसे कयान अली है बहुत अच्छा। इसे देखकर बहुत मरतबा मेरे दिल में ख्याल आता था अगर तुमसे शादी कर ले तो बहुत अच्छा होगा। तुम दोनों की जोड़ी बेहतरीन रहेगी। इस बात पर रक्ष लम्हा भर को चुप हो गई थी। इसने चाय का घूंट भरा था, लेकिन चाय हलक में अटक गई थी। जाने कब कयान अली वहाँ गया। अरे आप कब आए? बैठिए, मैं आपके लिए भी चाय लाती हूँ। आयशा चाय बनाने के लिए किचन की तरफ चली गई। वो इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। चाय का घूंट भरते हुए इसने ज़रा की ज़रा पलकें उठाए। दिल जैसे हलक में आ गया था। इसकी गहरी निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी। लम्हा बार को रक्ष के सारे वजूद में सनसनी सी फैली और फिर सन्नाटा छा गया। मिस रक्ष, एक बात पूछूं आपसे? वो अचानक इससे मुखातब हुआ था। जी। रक्ष ने पलकें उठाई। उफ, इस शख्स की आंखों में देखना इसे रोए ज़मीन का सबसे मुश्किल काम लगा। अब हमेशा ही बिगड़े मूड में रहती हैं या कभी किसी से दोस्ताना अंदाज भी इख्तियार किया है? आपसे मतलब? इसके माथे पर बल नुमायाँ हो गए थे। मेरा मतलब यह है कि अगर मेरी मौजूदगी आपको नागवार गुजरती है तो आप खातर जमा रखिए। 1 हफ्ते तक मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरा काम हो गया है, यानी कि इसका निकाह हो गया। रक्ष ने मफहूम निकाला। इस वक्त आयशा चाय लेकर आ गई। आयशा ने चाय बनाकर क्यान को कप थमाया था। शुक्रिया। आयशा चंद सानिए बाद वो धीरे से बोला, ख़वातीन की शॉपिंग का मुझे कोई तजर्बा नहीं है। अगर आप इस सिलसिले में मेरी मदद कर सके तो मैं बेहद शुक्र हूँगा। हफ्ता भर बाद मेरी फ़्लाइट है और इससे पहले मेरा निकाह। अगर आप चंद कपड़े और कुछ ज़ेवरात ख़रीदें तो मुझे आसानी हो जाएगी। ज़रूर क्यान भाई। आयशा मुस्कुराई। वो निकाह के लिए पेश की मुबारकबाद। शुक्रिया। वो भी मुस्कुराया। और रक्ष ने पहली बार महसूस किया कि यूँ मुस्कुराने से इसकी आंखों की जलमलाहटें 2 चंद हो गई थी। इसे लगा पहली बार किसी की आंखों ने इसे अपनी तरफ खींचा है। पहली बार इसे अपने दिल की धड़कनें अथल पथल होती महसूस हुई और पहली बार वो मुस्तरब से वहाँ से उठा है। ज़िंदगी में पहली बार कोई अच्छा लगा था, वो भी तब जब किसी और को ज़िंदगी में शामिल करने जा रहा है। मोहब्बत को लोगों ख्याल करने वाली लड़की की ये आगाही बहुत तकलीफ दे थी और ये को मोहब्बत पर यकीन करने लगी थी। इस रात वो जागती रही, लेकिन अगर ऐसा ना होता तभी वो क्यों इसे पसंद करता? इसमें ऐसी कौन सी खूबी है? सबद कहता है इस जैसी खुदसर झगड़ालू और बददिमाग लड़कियाँ कभी किसी के दिल में घर नहीं कर सकती।
ऐसी लड़कियों से सब दूर भागते हैं और काश वो भी आम लड़कियों जैसी होती, बाखलाक, सलीकामंद और छुई मुई सी। इसे पहली बार अपनी खामियों का एहसास हुआ। अंदर कमरे में दम घुटता तो वो बाहर लॉन में आ गई। रात अंधेरी थी, चांद बादलों के पीछे रूपोश था। इतनी रात को यहाँ क्यों टहल रही हो? खैरियत? सबक बाहर से आया था। इसे देखकर हैरत हुई। नींद नहीं आ रही? इसने आंखें चुरा ली। अच्छा हुआ तुम इस वक्त मिल गई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? इसने हैरत से सबक को देखा था। मेरी अब्बा से तुम्हारे सिलसिले में बात हुई है। मैं इनकार करना चाहता था, लेकिन ये अब्बा की ख्वाहिश है कि तुम इनकी बहू बनो और मैं इनकी ये ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकता। अब तक जो हमारे दरमियान हुआ इसे भूल जाओ। हम दोस्ताना अंदाज में अपनी नई जिंदगी का आगाज़ करें तो बेहतर है। सबत ने संजीदगी से कहा था। रक्ष को धचका सा लगा। लेकिन मैं वो कहना चाहती थी। रक्ष, मैं जानता हूँ तुम इनकार ही करोगी, लेकिन इतना समझ लो ये बुजुर्गों का फैसला है और इनके फैसले पर सर झुकाना हमारा फ़र्ज़। लिहाजा अगर मैं कभी तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई हो तो इसके लिए माजरत चाहता हूँ। और वैसे अगर तुम गुस्से और नफरत के ऐनक उतार कर देखो तो मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। अपनी बात कहकर वो इसका रद्द-ए-अमल जानने को रुका भी नहीं था। वो जैसे निडाल सी होकर अपने कमरे में आ गई थी। इस शाम सब ही कहीं गए हुए थे। घर में सिर्फ किंजा और रक्ष मौजूद थे। किंजा गालिबन अपने कमरे में थी और रक्ष टेरिस में सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। आजकल वो बहुत चुप चुप रहने लगी थी। पिछले 2 दिनों से वो मुसलसल अपने कमरे में बंद थी। न किसी सुलझना न किसी से झगड़ा। जिंदगी एकदम बहुत बेकैफ और बेमकसद लगने लगी थी। और हेलो रक्ष, सामने अशर खड़ा था। तुम? रक्ष के माथे पर तेवियाँ नमूदार हो गई। इस दिन के बाद इसका आज इससे सामना हुआ था। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों नहीं आ सकता? ये मेरे होने वाला ससुराल है। वो मुस्कुराया। वो जाने को मुड़ी। रक्ष, अशर ने सरों से आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया था। ठहरो रक्षी, आज मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का इकरार किए बगैर हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। मुझे इल्म है कि घर में इस वक्त कोई नहीं है। मेरा हाथ छोड़ दो अशर। वो गुस्से से कांप रही थी। अब ये हाथ मरकर भी नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हें हर हाल में मेरे साथ देने का इकरार करना होगा। वो अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए बोला था। अशर, वो तकलीफ और तैश की मिली जुली कैफियत में चलाई थी। मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। मुझे कोई कमज़ोर सी लड़की ना समझना। तुमसे पहले भी मैंने अच्छे अच्छों का दिमाग दुरुस्त किए। अच्छा, वो कमीनगी से ऐसा था। ज़रा मैं भी तो देखूं कि इस कमज़ोर सी लड़की में कितनी और ताकत और कितना हौसला है। कसम से तुम्हारी इस अदा पर जान देता हूँ। तुम एक इशारा करो, मैं अभी किंजा को छोड़ दूंगा। अशर किंजा की आवाज़ पस से सुनाई दी। सामने की मंजर ने जैसे किंजा को आग बगोला कर दिया था। तो इस दिन रक्ष दुरुस्त थी। इसने तिल मिलाकर सोचा था। किंजा आगे बढ़ी और मारे तैश के अशर के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। तुम जलील इंसान, तुम समझते थे कि झूठ बोलकर बच जाओगे और कोई तुम्हारी इसलिए जा नहीं सकेगा, लेकिन तुम भूल गए कि सच्चाई और हकीकत कभी नहीं छुपती। ये तो खुशकिस्मती से आज मैं घर पर रह गई और तुम्हारी दोगली शख्सियत का नज़ारा देख लिया, वरना वो गुस्से से कांप रही थी। किंजा, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे मिलने आया था। ये रक्षी मुझ पर डोरे। अशर ने पैंतरा बदला। बको मत और निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद यहाँ कदम रखने की कोशिश न करना। मैं तुमसे हर किस्म का ताल्लुक ख़त्म करती हूँ। किंजा ने इसे उंगली से मंगनी ऊँटी उतार कर अशर के मुंह पर दे मारी थी। किंजा, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। अशर हरकलाया था। खबरदार जो मेरा नाम अपनी गंदी ज़बान से लिया तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आई सी गेट आउट। वो बस हंसियानी अंदाज में चीखी थी तो वो दौड़कर चला गया और वो जो अशर के सामने बड़े हौसले से खड़ी थी, इसके जाने के बाद बेकरारी से रो पड़ी। हौसला करो किंजा, तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो। तुमने बड़ी हिम्मत से अपनी ज़िंदगी के एक नासूर को निकाल फेंका और ये तुम्हारा बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। रक्ष ने इसे गले लगा लिया था। मुझे माफ़ कर दो रक्ष, इस दिन मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। इस दिन मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। भूल जाओ किंजा और हौसले से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। रक्ष ने इसे मोहब्बत से समझाया था। अशर के धोखे और बेवफाई ने किंजा को बहुत दुख दिया था। वो बिस्तर से लग गई थी। चंद दिनों में ही बुखार की शिद्दत ने इसे मुरझा कर रख दिया था। मेरी बच्ची मंजली चंची इसकी हालत पर रो पड़ी। खुदा जाने इसकी खुशियों को किसकी नज़र खा गई। जर्द पड़ गई। खुदा गारत करे इस अशर को जिसने मेरी बच्ची को इस हाल तक पहुँचाया है। हौसले से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। ताई अम्मा बोली। हौसला कहाँ से लाऊं? मुझसे किंजा की हालत देखी नहीं जाती। यूँ गुमसुम हो गई है जैसे इसमें ज़िंदगी ही बाकी ना रही हो। मंजली चची के आंसू ही नहीं थम रहे थे। इसका एक ही हाल है कि इसका कहीं रिश्ता तय कर दिया जाए। इसका ध्यान दूसरी तरफ होगा तो वो संभल जाएगी। चची ने मशवरा दिया। किससे करूँ? आसानी से रिश्ता भी कहाँ मिलता है। फिर ये मंगनी टूटने का दाग अलग। मंजली चची बोली। ख़ानदान में इतने लड़के मौजूद हैं, इतनी अच्छी है किंजा, कोई भी बखुशी राजी हो जाएगा। ताई अम्मा बोली थी। क्या तुम किंजा को अपनी बहू बना लूगी? मंजली चची ने ताई अम्मा से पूछा। लेकिन सबत का रिश्ता तो मैं रक्ष से कर रही हूँ और इस सिलसिले में मैंने बात भी कर ली है। खुद सबत के अब्बा की भी यही ख्वाहिश है। ताई अम्मा ने बताया तो वो चुप रहेगी। आप मेरी फ़िक्र ना करें ताई अम्मा। फिलवक़्त किंजा की ज़िंदगी और उसकी खुशियों का सवाल है, तो इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सब किंजा का सहारा बन जाए तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। रक्ष काफ़ी देर से वहाँ खड़ी इनकी गुफ्तगू सुन रही थी। रक्ष, मंजली चची ने हैरत से इस लड़की को देखा। ये वो लड़की थी जिसको वो बेहिस और लापरवाह समझती थी और अब वही लड़की इनकी बेटी की खुशियों की खातिर कितने ज़रफ़ का मुजाहरा कर रही थी। वो सबसे दस्तबरदार हो रही थी। नहीं रक्ष, ये नहीं हो सकता। तुम ही मेरी बेटी हो। चची, किंजा मेरी बहन है। मुझे इसकी खुशी से ज़्यादा अजीज़ है। रक्षी बोली तो अम्मा का चेहरा उतर गया। सबकी शादी किंजा से हो जाएगी तो फिर रक्ष का क्या बनेगा?
इनकी बेटी का हाथ थामने को कोई भी तैयार नहीं था। इनके मतलब गलत राय कायम करने वाले आकर इनकी बेटी की ज़ात की सच्चाई देखें, इसके अंदर छुपी इंसानियत और मरवत को जांचे, तब इन्हें एहसास होगा। सबको मालूम हुआ तो वो रक्ष के सामने आ गया। रक्ष, क्या तुम वाकई इतनी अच्छी हो? इसे हैरत थी। वो लड़ाका और झगड़ालू लड़की इतने पुरखलूस और दर्दमंद, क्या तुम्हें मेरे फैसले से इत्तेफाक है सबद? वो पूछने लगी थी। तुमने नेक नियति से ये फैसला की है, इसलिए मुझे कबूल है। रक्ष ने खुद को बेहद हल्का फुल्का महसूस किया था। किंजा ठीक हो गई थी, सबके साथ मंगनी से मुतमईन कर दिया था। इसे एकदम इस लड़की की ज़ात बहुत बुलंद महसूस हुई थी। रक्ष, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने, किंजा ने इसके हाथ थाम लिए थे। मैं तुम्हारी बहन हूँ किंजा, और एक बहन दूसरी बहन पर कभी एहसान नहीं करती बल्कि अपना फ़र्ज़ पूरा करती है। तुम देख लेना, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी होगी। तुम्हें कोई बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मुझे किसी जीवन साथी की ज़रूरत नहीं। कहने को तो रक्ष ने कह दिया था, लेकिन इसकी निगाहों में कयान अली की सूरत घूम गई थी। ना मालूम वो कहाँ है। वो यकीनन अपनी खालाजाद के साथ पाकिस्तान छोड़ चुका होगा। इसका दिल चाहा वो आयशा से इसके मतलब पूछे। पिछले दिनों आयशा कयान अली के निकाह के सिलसिले में शॉपिंग करती फिर रही थी। वो बेहद मसरूफ़ थी, इसलिए वो आयशा से कुछ भी पूछ ना सकी। और ये कैसी खरामा नसीबी है जो शख्स इसके दिल में उतरा इसे कुछ बता भी ना सकी और इसे कह भी ना सकी कि वो इसके मतलब सोचती है। रख के अंदर ये कसक दो चांद हो गई। वो गैर मुल्की फ़िज़ाओं में कहीं अपने शरीके सफ़र के साथ मज़े से होगा और इसके जहन में इशारा तक नहीं आ पाएगा कि दूर अपने देश में एक लड़की अपनी सांसों में इसका नाम बसाए हुए है। और खुदाया, सर्दियों की ये रातें क्यों नहीं गुजरती। वो करवटें बदल बदल कर हार जाती थी। असाब की थकन दो चांद होने लगती तो वो बालकनी में आ खड़ी होती। आसमान पर सर्दियों का चांद बेहद उदास लग रहा था, बिल्कुल इसके दिल की तरह। रक्ष, मानूस सी आवाज़ इसके कानों में उतरी थी। ये आवाज़ तो हमेशा इसके आसपास रहती थी। रक्ष, आपकी आवाज़ इसके करीब से उभरी तो वो चौंक कर मुड़ी। वो अपनी पुश्त पर खड़े शख्स से टकराते टकराते बची। कयान ली। इसकी आंखें हैरत से फैल सी गईं। क्या मेरी मौजूदगी का यकीन नहीं आ रहा? वो सीधा इसकी बेख्वाब आंखों में देख रहा था। रक्ष हड़बड़ा कर पीछे हटी थी। सुनिए, में सांस अटक सा गया था। आप और यहाँ? मैं तुम्हारे लिए लौट आया हूँ रक्ष। वो कि तुमने मुझे कभी नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे रवैये ने हमेशा मुझे तुम्हारी बेतनाई का एहसास दिलाया। लेकिन न जाने क्यों मेरे अंदर कहीं एहसास बढ़ गया है कि तुम भी मेरे बारे में सोचती हो। मदम लहजे में कह रहा था। वो साकत रही, अलबत्ता लबों में जंबशी। आप तो अपनी खालाजाद के साथ। मैं यहाँ से तनहा गया था रक्ष। भले हमारा निकाह तय हो गया था, लेकिन दिल राज़ी ना हो सका। मैं अपने वालिदैन की ज़बान निभा रहा था। जब मैंने इसे बताया तो वो किसी और को चाहती है तो मैं फ़ैसला करने में देर नहीं लगाई। वो लम्हा भर को खामोश हुआ। रक्ष की आंखों में पानी जमा होने लगा। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, बहुत झगड़ालू, और यही झगड़ालू लड़की मेरे दिल का करार है। मुझे इंसान की पहचान है रक्ष। मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही जांच लिया था कि तुम किस कदर शफाफ और उजले दिल की मालिक हो। और जिस दिन तुमने अशर पर हाथ उठाया था, इस दिन तुम्हारे मजबूत करतार ने मेरे दिल में मज़ीद जगह बना ली। और तभी मैंने फैसला कर लिया था कि अगर कोई लड़की मेरी ज़िंदगी में जगह पाएगी तो वो सिर्फ तुम ही होगी। वो कहता चला गया। रक्ष की पलकों से सितारे टूटकर इसके गालों पर बिखरे थे। मैं वापस लौट आया हूँ। बोलो, क्या तुम मेरे दिल का करार बनोगी? वो जसद के आलम में बोला था। ये हाथ अगर मैं सदा के लिए थाम लूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? और अगर एतराज़ हुआ तो? पहली बार वो मुस्कुराई थी। तो मैं इस एतराज़ पर बिल्कुल कान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इस झगड़ालू और बुरी लड़की के दिल में मेरे लिए बहुत गुंजाइश है। इसका शरारत भरा अंदाज रक्ष ने घबरा कर इन शौक आंखों में देखा था, जहाँ इसका अक्स जलमिला रहा था। वो यकलख्त बहुत हल्की फुल्की सी हो गई थी। इसे लगा ज़िंदगी अब इसके लिए सहल हो जाएगी।